नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariClasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी के विभिन्न घटक कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, ये भी क्या है, आईसीटी का एक घटक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी हो गया, और दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी, ये तीनों यहाँ पे क्या है, आईसीटी के घटक हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे 1 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्रकार की परीक्षाएं छात्रों के क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक कौशल परीक्षण के लिए आवश्यक होती है। तो किस प्रकार की वो परीक्षण होता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 2 का वो होगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा बोध का अर्थ है यहाँ पे। तो बोध का अर्थ यहाँ पे क्या है, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना, विचारों का बोध होना, ये भी बोध का अर्थ है। गहनता से परिचित होना और प्रकृति एवं स्वभाव को भी समझना, और इसके साथ भाषा में प्रयुक्त होने वाले अर्थ को समझना, ये सभी यहाँ पे मीनिंग है आपके बोध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो नैतिक विकास या मोरल थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी कोलबर्ग ने। तो 4 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसायिक द्वारा दी गई सेवा किस प्रकार की हो सकती है। तो एक व्यवसायिक द्वारा दी गई सेवा प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। तो 6 का सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। अगर दिन भर आपके बच्चे क्या हैं, बिजी हैं क्लास में, तो कौन सी यहाँ पे प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर कि गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि दिन भर बिजी है इसका मतलब ऐसा नहीं कि होमवर्क उनको नहीं दिया जाएगा। बी है, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सी है, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। और डी है, यहाँ पे छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। तो जो 7 का करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर कि अगर आप दिन भर अपने बच्चों को क्या है बिजी रख रहे हैं, इसमें क्या है वो उद्दंडता नहीं करेंगे, अनुशासनहीनता वाले काम वो नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि बच्चे उद्दंडता कब करेंगे, जब वो फ्री होंगे, जब उनके पास कुछ काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनको बिजी रखते हैं पढ़ने में तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन में रहेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 8 है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। क्योंकि अध्यापक अगर उपदेश देगा या किसी बड़े महापुरुषों की जीवन कथा उनको सुनाएगा या धार्मिक शिक्षा देगा, ठीक है एक लेवल तक, लेकिन सबसे मेन बात है कि उसको पहले स्वयं क्या है, एक आदर्श चरित्र वाला होना चाहिए, तभी उसके बच्चे जो है वो उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक है। तो किसका शीर्षक था कोठारी आयोग। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास का। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। तो अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व है, यह छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करती है, छात्रों को कार्य के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है, और यह छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है। तो यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन है यहाँ पे अधिगम में प्रेरणा का महत्व। क्वेश्चन नंबर 11 है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। जो छोटा बच्चा है उसके लिए सदैव शिक्षा का जो माध्यम है वो उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। क्योंकि अब जो भाषा से उसके मम्मी पापा उससे बात करते हैं, घर वाले बात करते हैं, ठीक है, आस पड़ोस के बात करते हैं, और डेली वो जिस भाषा को सुन रहा है अगर उसी भाषा में उसको एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं उसके टीचर, तो उसके लिए क्या है एजुकेशन लेना एक
सरल माध्यम हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि घर में कुछ और ही लैंग्वेज और स्कूल में कुछ और ही लैंग्वेज, तो उसके लिए क्या है, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में क्या करना होता है। तो प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य जो है वो छात्रों में सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कमरे की यहाँ पे भौतिक बनावट और आकार कैसा होना चाहिए। तो कमरे की भौतिक बनावट और आकार हमेशा कैसा होना चाहिए, बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। अब जितने बच्चे हैं स्कूल में, उस हिसाब से स्कूल बनाया जाएगा ना। अब बच्चे किसी क्लास में एवरेज बच्चे कितने हैं, 60-70 हैं, तो जो स्कूल का रूम है वो बड़ा बनाया जाएगा। लेकिन अगर कम है तो उस हिसाब से, मतलब जैसे बच्चे हैं उसी के अनुरूप कमरे की भौतिक बनावट और आकार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006 के प्रावधानों को बताइए। तो क्या क्या प्रावधान थे जो शिक्षा नीति 2006 आई थी, तो उसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो 14 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि उसमें था बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर तक पहचान करना तथा कार्यक्रम बनाना, सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराना, क्योंकि सामान्य शिक्षा तो चलो सबके लिए ठीक है, लेकिन जो डिसेबल बालक है उनके लिए क्या है, स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। ये भी क्या है, शिक्षा नीति 2006 के प्रावधान थे। और केंद्र तथा राज्य सरकारों में शैक्षिक उत्तरदायित्व का विभाजन। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। तो कौन सी शिक्षण विधि कहलाती है वो। तो 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अवलोकन विधि। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, तो 16 का सही आंसर फिर क्या होगा कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसे अच्छा शिक्षक माना जाता है। तो एक अच्छा शिक्षक आप किसे मानते हैं, तो जो रोचक तरीके से पढ़ाता है और जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति क्या है, उत्सुकता बढ़ती है, क्योंकि टीचर का काम क्या है, पढ़ाना ही है। और बच्चों के मन में क्या है, उनको जागरूक करना है पढ़ाई के प्रति, और उन पढ़ाई के प्रति उनके अंदर क्या है, उत्सुकता बढ़ी रही, क्यूरियोसिटी बढ़ी रही, और रोचक तरीके से जो पढ़ाएगा तो ये सब चीज़ें बच्चों में खुद ही डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए 17 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य हमेशा कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो ऑप्शन डी है 18 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे। तो कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे। तो पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित बिल्कुल सही है। आज आपने कोई टॉपिक या कोई लेसन पढ़ा दिया तो कल आप उसी से रिलेटेड क्या है उसको क्वेश्चन करेंगे। बी है उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है। ये भी बिल्कुल सही है कि अभी आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपने कुछ टाइम तक पढ़ा दिया, ठीक है, 20 मिनट वो पढ़ा दिया और 10-15 मिनट फिर उसका रिवीजन कर दिया। और सी है बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित। ये भी राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे 19 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। तो क्या संभव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे जो 20 है उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक बालक का पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ये यहाँ पे हो जाएगा नहीं वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक छात्रा कक्षा से भागकर प्रायः सिनेमा देखने चली जाती है, बताइए आप क्या करेंगे। उसके पिता को सूचित करेंगे या यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि वह किस सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाती है, या यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह किस छात्र या छात्रा के साथ सिनेमा देखने जाती है, उदासीन रहेंगे। तो कौन होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी होगा। तो हाँ, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी है कि वो किस सिनेमा हॉल में
किस सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा कि आपको ये देखना भी अनिवार्य है कि वो आखिर में वहां जाती है और क्या देखती भी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षण व्यवसाय किन नियमों का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। तो कौन सा वो शिक्षण है यहाँ पर? 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, दीर्घकालीन प्रशिक्षण, आचरण संबंधी नियम और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अध्यापक यदि आपको कोई जिम्मेदारी देते हैं तो आपने क्या करना है। तो आपके अध्यापक अगर आपको जिम्मेदारी देते हैं तो आपने क्या करना है, वहां पर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे पूरा करेंगे, ना कि किसी को दूसरे को सौंप देना या लापरवाही करना या उसे आप उसे गंभीरता से लेते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, क्योंकि अपने सामर्थ्य की बात ये है कि आपका जो अध्यापक है ऐसा तो है नहीं कि वो आपका जितना सामर्थ्य है उससे ज़्यादा आपको काम देगा, नहीं, उसको भी आपकी क्या है, चिंता है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो विकास कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये जो विकास का सिद्धांत है ये किस सिद्धांत से रिलेटेड है यहाँ पे? तो 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि विकास क्या है, सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, समाजीकरण का अर्थ है। समाजीकरण का अर्थ है समाज में समायोजित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री के कार्यों में किसे शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो प्रेरणा प्रदान करना हो गया, क्रिया का सिद्धांत और शिक्षण में कुशलता, ये सभी शिक्षण सहायक सामग्री के कार्यों में शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे फिर 26 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, बच्चों में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति किस काल में पाई जाती है। तो कौन सा काल है वो? तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर है प्री चाइल्डहुड, पूर्व बालक काल, जिसमें बच्चा क्या होता है 2 से 6 वर्ष का होता है। तो इसमें बच्चा अनुकरण करता है और फिर बार बार एक ही चीजों को क्या है, दोहराने की कोशिश भी करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आंतरिक स्तर पर विद्यालय में प्रशासन व प्रबंधन संबंधित समितियों का गठन कौन करता है। तो ये सभी कौन करता है काम? ये करता है आपका स्कूल का प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है। तो शिक्षक जो है वो शिक्षण विधि जो सबसे अधिक सीखता है वो अपने छात्रों से सीखता है, क्योंकि वो क्या है, पहले वो एक ही विधि से पढ़ाएगा, लेकिन अगर उसके छात्र उसमें संतुष्ट नहीं है तो वो खुद ही क्या है, अलग अलग विधियों को सीखने का प्रयास करेगा अपने बच्चों को सही एजुकेशन देने के लिए। तो इस शिक्षक सबसे ज़्यादा अपने छात्रों से ही सीखता है। और आज की वीडियो का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। तो किस प्रकार से आप व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह उससे बात करना आप पसंद नहीं करेंगे। देखो, बात करना आप क्यों पसंद नहीं करेंगे, आखिर में वो आपका स्टूडेंट है। आपका स्टूडेंट क्या, कोई भी हो, आपको बात तो करनी चाहिए। अजनबी की तरह तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं। मित्रों की तरह करेंगे, एक बोलते हैं कि मित्र जैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर की बात अलग है। ठीक है, तो आपने क्या है, एक बहुत गंभीर होकर वहाँ पे उससे बात करनी है कि स्कूल के बाहर वो कुछ भी बोल सकता है। तो आपका जो दायरा है आपने उस हिसाब से बात करनी है अपने स्टूडेंट से। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।